नमस्कार और स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। आचार संहिता होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज पहली कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी मिलने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकसभा में हुई बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कौन से प्रस्ताव पास हुए, इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों डॉक्टर संजय निषाद, AK शर्मा, अनिल राजभर और योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। आइए एक नज़र डालते हैं। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ, उनसे बात है। सर, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, प्रदेश के विकास को क्या अहम फैसले लिए गए, कुछ बताइए। जितने भी प्रस्ताव थे सब पास हुए। शिक्षा के क्षेत्र के थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र थे, ऊर्जा के क्षेत्र थे, जल मिशन के क्षेत्र से थे और हमारे एयरपोर्ट के क्षेत्र से थे और हमारे मथुरा में कुछ वो पंचकोशी परिक्रमा में थी और स्थानांतरित थे। सभी प्रस्ताव पारित हो गए। ट्रांसफर पॉलिसी का निश्चित रूप से ट्रांसफर पॉलिसी भी पारित हो गई है। सर, जिस तरह से जो लक्ष्य था यूपी में 80 सीट जीतने का, वो लक्ष्य से पीछे रहे, कहाँ इसकी वजह क्या मानते हैं? लक्ष्य था मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, उसे बना दिया और निश्चित रूप से और ज़मीन पर आने वाले लोगों की सेवा करना है। कुछ कमियां रह गई हैं, उसे देखा जाएगा, सुधार $1 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था बनाने का है यूपी में, तो आज कैबिनेट की बैठक में क्या उसकी कोई छाप दिखी? उससे कल बात हुई और निश्चित रूप से प्रस्ताव जो रोड मैप है, जो हमारे नीति है, इसी के लिए है। और कल मत्स्य विभाग भी एक नंबर पर जा रहा, उसके लिए हमने जो इतने ताल पोखरे हैं उसको हम लोग फिर से अपडेट करेंगे, उसे हरे भरे करेंगे और मत्स्य क्षेत्र में और कामयाबी प्राप्त करेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो कैबिनेट की बैठक हुई और जो फैसले लिए गए हैं, उससे उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो कहीं ना जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं तो उस $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उसको बहुत बड़ा जो बैठक हुई है उसमें बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री AK शर्मा जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, क्या फैसले लिए गए? कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, जिसमें हमारे भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कुंभ मेले के आयोजन से संबंधित, उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया हुआ है। और दूसरा प्रस्ताव था हमारे बिजली विभाग में वित्तीय प्रबंधन का। हुडको से हम 1000 करोड़ रुपये का लोन ले रहे हैं, पिछले जो हमारे लोन हैं उनको चुकाने के लिए, उस पर भी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री AK शर्मा जी हैं, जिन्होंने बताया कि उनके विभाग, चाहे वो नगर विकास की बात हो या विद्युत विभाग की बात हो, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो फैसले लिए गए हैं यूपी की जनता को इन फैसले से कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कुछ जानकारी? 41 इवेंट आज के बैठक में प्रस्तावित हुए और सबको अनुमोदित किया है माननीय मंत्रिपरिषद ने और काफ़ी अच्छे प्रस्ताव थे। हमारी ट्रांसफ़र नीति भी आज स्वीकृत हुई है और नमामि गंगे से जुड़े काफ़ी इवेंट थे। महाकुंभ को लेकर हम काफ़ी सजग हैं और आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा हम कैसे दे सकते हैं, उसको लेकर प्रस्ताव थे, वो भी स्वीकृत हुए हैं। तो अच्छी और काफ़ी सार्थक बैठक आज की हुई। क्या लगता है सर, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन बनाने के लिए जो कल बैठक की थी, उसके बाद आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, कितना विकास की गति को रफ्तार मिलेगी जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं आज? बिल्कुल गति मिलेगी। अब स्वाभाविक है कि चुनाव 3 महीने तक तो काम थोड़े प्रभावित रहते हैं, लेकिन जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य है, उधर सरकार ने काफ़ी मजबूती से कदम बढ़ाया है। प्रगति काफ़ी संतोषजनक है। हम समय रहते हुए अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से यूपी में 80 का लक्ष्य था, क्या लगता है कहाँ वो कमी रह गई? क्या जनता ने वाकई में जिस तरह से योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी ने जो काम किया आपकी सरकार ने, आखिर कहाँ कमी रह गई जो इतना लक्ष्य से पीछे आ गए? नहीं, कुछ तो हुआ, उसको स्वीकार करने में ज़रा भी संकोच नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चिंता करने की प्रवृत्ति नहीं है। अगर कुछ प्रतिकूल परिणाम आते हैं तो हमारे यहाँ चिंतन होता है। हार से सीखने की आदत है, हमारे यहाँ परंपरा भी रही है। तो कोई भी कमी है उस पर ठीक से पार्टी समीक्षा कर रही है और आगे उसको हम दूर करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे।
ठीक है, आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी हैं, जिन्होंने कैबिनेट की बैठक के बारे में बताया कि कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उससे उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों में गति आएगी, और जो अभी हाल ही में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट आया है उसकी समीक्षा की जा रही, और इसके बाद हम लोग फिर पुनः जनता के बीच में जाएंगे और जो चीज़ें कमी थी उनको दूर किया जाएगा। सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, आज आपके विभाग के भी कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या फैसले तो कुछ भी? हमारे विभाग में उच्च शिक्षा विभाग है मेरा, और उच्च शिक्षा विभाग को उच्च शिक्षा को प्रसार और विचार प्रसार देने के लिए ये संकल्प था हमारा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से 22 के चुनाव से पहले, कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय होगा। तो उसको संकल्प को पूरा हो गया। उनके नाम में राज्य शब्द हटा दिया गया है। सबके, जैसे माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय, सुहेल देव विश्वविद्यालय, और मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के नाम पर रख दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया नाम के लिए? थोड़ा सा नामकरण रखने से एक तो हमारी सभ्यता और संस्कृति का उन्नयन भी होता है, जीवंत होती है, और आने वाली संततियों को हम धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में सौंप देते हैं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने बताया कि उनके विभाग, क्योंकि हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि उनके विभाग में जो फैसले लिए गए हैं उससे जो है जो संस्कृति है और जो विरासत है उसको संभालने का, सहेजने का मौका मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। ग्राम शकरबोगा, जो रायगढ़ जिले के पूर्वांचल में स्थित है, सांपखार कनकटोरा ओडिशा मार्ग के पास देर रात एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। चक्रधर नगर थाना पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को रायगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इन तीनों व्यक्तियों में से 2 रायगढ़ जिले के थे, जबकि एक लैलुंगा क्षेत्र का निवासी था। वे इंडस सिनर्जी लिमिटेड के कैंटीन के कर्मचारी थे, जो ठेकेदार रजत के अंडर में काम करते थे। ठेकेदार रजत घटनास्थल पर पहुंचकर मीडिया को सूचित कर दिया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस विवेचना अधिकारी रवि किशोर साय ने बताया कि तीनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये तीनों व्यक्ति हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल में सवार थे और उनके नाम उमेश संजय पटेल और टिकेंद्र थे। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है और ग्रामीण लोगों के मुताबिक इस रास्ते पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। रायगढ़ सहित आसपास के लोग इसी रास्ते के कनकटोरा के पास शराब की दुकानों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ की अपेक्षा सस्ता मिलता है। बताएंगे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ, कोई जानकारी है? बताया जा रहा है कल 10 से 11 बजे रात को उड़ीसा तरफ से जो दारू भट्टी है वहाँ से शायद अक्सर वहाँ से दारू पी के आते हैं। यहाँ पे मोड़ है और बहुत स्पीड में गाड़ी रहती है, इसलिए यहाँ पे आके बाइक टकराया है पेड़ से, वहाँ पे अनस्पॉट डेथ हुआ है। 3 जने का बॉडी मिला है। कहाँ के हैं, कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि इंडेग्रो में काम करते हैं। क्यों ऐसा इधर अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है, क्या कारण है? अक्सर एक्सीडेंट होने के कारण यही है सर कि यहाँ पे जो दारू भट्टी है ना, उड़ीसा और सकरबुगा के मार्ग में बीच में एक दारू भट्टी खोला गया है उड़ीसा का। रायगढ़ से बहुत लोग शाम होते ही दारू पीने के लिए आते हैं और आते आते यहाँ पे अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। हम लोग को फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला है कि 3 व्यक्ति का कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है। तब आके देखे हैं कि तीनों का शव पड़ा हुआ। रात का घटना बता रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? इसमें शव पंचनामा कार्रवाई होगा, उसके बाद परिजन को पता लगाया जाएगा, कुछ किया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में क्या मिली है अभी? कहाँ के हैं ये? जांजगीर साइड सारंगढ़ ये कहाँ काम, प्लांट में काम करते हैं? इंडिग्रो कंपनी में। इंडिग्रो कंपनी में काम करते हैं। देर रात ये लोग कहीं गए हुए थे क्या? उड़ीसा से आ रहे थे, उड़ीसा तरफ से। जी। यूपी में एक जेसीबी चालक ने टोल टैक्स मांगने पर टोल बूथ में तोड़फोड़ कर दी। टोल कर्मचारियों को जान से मारने की भी धमकी दी और टोल बूथों पर तोड़फोड़ करते हुए जेसीबी चालक का ये वीडियो वायरल हो गया।
जेसीबी ड्राइवर की गिरफ्तारी के संबंध में एसपी हापुड़ का भी बयान आया है। आइए एक नजर डालते हैं। वीडियो बना लो ना, आगे तो मैं बना दे। अरे टोल दे टोल। बलौदा बाजार में सतनामी समाज द्वारा कलेक्ट्रेट में हुए हिंसा को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रख पा रही, प्रशासनिक चूक के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सिर्फ आंदोलन को समर्थन देने आए थे, जिनका हिंसा में कोई लेना देना नहीं है, उनके खिलाफ भी शासन प्रशासन कार्यवाही कर रही है, जो कि गलत है और इसका विरोध करते हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं को ध्यान नहीं रख पा रही है। सतनामी समाज जो कि एक बहुत ही साफ और सत्य के मार्ग पे चलने वाला समाज है, जो शांतिप्रिय समाज है, कल वहाँ पर पुलिस की नासमझी के द्वारा या कहेंगे वहाँ पे प्रशासनिक सही तरीके से प्रबंधन नहीं करने के कारण वहाँ पर कल इतनी बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बड़ी घटना है। और जिस तरीके से देखा गया कि ऐसे नवयुवकों को, बुज़ुर्गों को, माताओं को, बहनों को जो निर्दोष थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो चोटग्रस्त हुए। और इसके बाद अभी बहुत तरह की अलग अलग तरह से जानकारियाँ आ रही है, जिसमें ये जानकारी आ रही है कि बहुत सारे निर्दोष लोग जो आंदोलन में सम्मिलित होने आए थे, समर्थन देने आए थे, जिनका आगजनी से या किसी भी तरह की झगड़े से लेना देना नहीं है, उन लोगों के भी ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। हम इसका विरोध भी करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि समाज जब उनकी भावना आहत हो रही थी, उसके आधार पर सीबीआई जांच की मांग समाज ने की कि इसकी पूर्ण जांच की जाए। और कल जब प्रशासनिक रूप से जिम्मेदारी वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी नहीं निभा पाए, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई, तो सबसे पहले शासन प्रशासन को उस वहाँ से संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद समाज के लोगों को ढूंढ के जो मारा जा रहा है या उनको जेल में बंद किया जा रहा है, निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का 5 दिवसीय धन्यवाद का यात्रा जो धन्यवाद दौरा आज रायबरेली में एक सार्वजनिक रैली के साथ शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस नेता आज पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। यात्रा यूपी के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी और कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बड़ी वापसी की। इसने राज्य में 2019 के चुनावों में सिर्फ एक सीट रायबरेली लोकसभा क्षेत्र जीती थी। पार्टी ने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि सपा ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 37 सीटों पर जीत हासिल की। रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी ने अपने निकटतम
प्रतिद्वंदी भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया। देखो साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों ने तय किया था 11 से 15, हम प्रभारी जी ने आज उस पर आज यहाँ से यात्रा उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी से धन्यवाद वो थैंक्स गिविंग और आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। निश्चित तौर से ये बहुत ही कार्यकर्ताओं के साथ एक जिन्होंने काम किया, हमारे लोगों ने मेहनत किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना, उनको आभार उनको व्यक्त करना, इसके तहत आज सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं। नहीं, ये रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, हम रहेंगे, सब पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे, हमारी सीएलपी लीडर सब लोग रहेंगे और सब चल के वहाँ मिलेंगे और पूरे प्रदेश में ये 403 विधानसभाओं में ये पूरा थैंक्स गिविंग और आभार यात्रा चलेगी। देखिए, ये सरकार सबको लेकर चलने वाली सरकार है नहीं, ये साफ हो गया। इनके यहाँ सबको न्याय नहीं मिल सकता। ये न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के, न ईसाई के। जब अयोध्या हार गए, भगवान राम के दरबार में हार गए, काशी में बुरी तरीके से हार रहे थे, घसीटते लगड़ते लगड़ते चुनाव जीते, तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये इनको कहीं भी इनको मिलने वाला नहीं है कोई भी महत्व। ये जरूर प्रयास करेंगे कि जो इनकी जो ये लेकर चले हैं अपने एजेंडे को, उस एजेंडे को सेट करना चाहते हैं, पर देश की जनता ऐसे एजेंडे को पसंद नहीं करती। ये सब दिखावटी टकराहट है। आरएसएस और बीजेपी एक चने के दो दाल हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आरएसएस में मोदी जी ने सीखा है, जो मोहन भागवत जी ने उनको सिखाया है, उसका क्रियान्वयन वो कर रहे हैं चारों तरफ, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। अपने मंत्रिमंडल में भी वही किया है, मणिपुर में वही कर रहे हैं, पूरे देश में वही काम कर रहे हैं। यह कहते हुए कि मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार दिया जाना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम कहते हैं आरएसएस, प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। भागवत का यह बयान पीएम मोदी की तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है और भागवत ने कहा कि इसे प्राथमिकता देना और इस पर ध्यान देना कर्तव्य है। भागवत महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने यह भी कहा कि मणिपुर अभी भी वहां अचानक बढ़े या बढ़ाए गए तनाव की आग में जल रहा है। मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद पिछले साल 3 मई से पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा देखी जा रही है। इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का मन और मानस अलग अलग होता है, इसलिए एक जैसी राय होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अलग अलग सोच के बावजूद एक साथ चलने का फैसला करते हैं तो आपसी सहमति बन जाती है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहाँ तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सह चित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने कहा है समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग
अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है, ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लें। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर टिप्पणी करते हुए एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस मुद्दे पर उनके बयान का बेहद स्वागत है, और क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है, यह ऐसी चीज़ है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। भारत गठबंधन लंबे समय से मांग कर रहा है कि आइए चर्चा करें, आइए मणिपुर को विश्वास दें। उन्होंने कहा कि बंदूक से हर चीज़ का समाधान नहीं होता है। I welcome his statement from the bottom of my heart, because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us, and this is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party, let's visit, let's give Manipur the confidence. Everything doesn't get solved with a gun. You need love also with it, and compassion and empathy. It's a duty to prioritize the issue. He also added. Absolutely. I thank Mr. Bhagwat because he has been so gracious. This is something the India Alliance has been asking for last over 18 months. Ma'am, being an opposition leader, what is your comment about the portfolio allocation that happened yesterday? Well, that's an internal issue of their party. NDA partners, the portfolio, the NDA partners. Well, I'm not surprised because they say, I heard Devendraji say that this is a formula, but the formula seems to be very selective. And I'm not surprised because I've seen BJP work in the last 10 years with their allies very closely. I see most of their allies are most of the time little saddened or unhappy. So I'm not surprised by this at all. Shiv Sena led by Eknath Shinde, expresses displeasure over this allocations and the numbers they got. What is your comment? Well, it's clearly an integral issue or internal issue of their allies. But it's obvious that if they feel there is injustice because somebody who has 5 MPs gets a cabinet and somebody who has 7 doesn't get a cabinet. So I don't blame, and I understand because Mr. Srirang Bharane has been a Sansad Ratna. I have worked very closely with him in Parliament. See, elections come and go, but when we work together in Parliament, we have to be serious about policy making. Tu मैं तो चलती रहेगी राजनीति में. But we have to work for the nation in good policy making. And Srirang Bharane ji and I have worked very closely on good policies in the last 10 years. So I purely respect and I understand his pain. Injustice has been done to him. अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।